चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस द क्वेश्चन विच आई गिवन यू फॉर होमवर्क। ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये एक तरह का प्रूफ है, मतलब जो कि हमने पिछला पॉइंट देखा था उसका प्रूफ है कि मतलब वो क्यों होता है। अब यहाँ से ये कंडीशन मैंने ग्राफ ऑलरेडी आपके लिए बना दिया था, तो बाकी अब इसमें ज़्यादा बचा नहीं। इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ग्राफ है और ये बोला गया है कि बी ए सब पे ये इंटीजर है। ये कोई इंटीजर है, सपोज कर लीजिए ये n1 है, ये n2 है एंड दिस इज द n3। और ये नॉन इंटीजर है तो इसको कुछ और ले लेते हैं हम लोग, बाद में लेंगे। तो ए पे चेक करना है हमें, तो ए पे चेक करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ ए माइनस एच पता करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच। ध्यान दीजिए ए माइनस एच क्या होगा, ए पे तो वैल्यू n1 है इंटीजर, ए माइनस एच के करस्पॉन्डेंट ये चूंकि ये मिनिमम है तो एफ ऑफ ए माइनस एच इस वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर होगी। मतलब ये कि एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू n1 और उसके पहले वाले वैल्यू के बीच में लाई करेगी। इसके पहले ऊपर कौन सा वैल्यू होगा, n1 प्लस 1 होगा। क्यों? अरे भाई ये ऊपर जब जैसे जाएंगे वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो अगर ये n1 है तो ये n1 प्लस 1 होगा। तो एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू n1 और n1 प्लस 1 के बीच में लाई करेगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n1 हो जाएगा। और एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी n1 और n1 के प्लस 1 के बीच में लाई करेगी, तो इसकी वैल्यू भी ग्रेटेस्ट इंटीजर n1 हो जाएगा। और एफ ऑफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ ए तो ऑलरेडी n1 है, तो इसकी वैल्यू n1 है तो ये वैल्यू सीधे n1 हो जाएगी। तो ये तीनों इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसको ये कॉन्टिन्यूअस होगा। यही रीजन होता है कि जब ये मिनिमा होता है तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी ये n1 मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, तो उसके पहले कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यही आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बी पे चेक करें, एफ ऑफ बी माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, थोड़ा सेपरेट ग्राफ बना देता हूं मैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आए। ये बी है, इमेजिन कीजिए ये आपका बी है और बी पे हमने ले ली, ये मतलब ऑलरेडी बोला है कि एफ ऑफ बी इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू हम n2 ले लेते हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी से थोड़ी सी छोटी होगी, मतलब n2 से थोड़ी छोटी होगी। n2 से थोड़ी छोटी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका n2 माइनस 1। अगर किसी की वैल्यू n से कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, n माइनस 1 होता है, तो n2 माइनस 1 हो गया। उसी टाइप से एफ ऑफ बी प्लस एच, ये वैल्यू भी थोड़ी n2 से छोटी होगी, तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ बी तो इंटीजर है और उसकी वैल्यू n2 है, तो इसकी वैल्यू n2 आ जाएगी। तो अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है बट इसकी इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। उसी टाइप से अब अगर हम सी पे पता करते हैं और इसका सेपरेट थोड़ा सा ग्राफ ले लेते हैं। सी पे ये मैक्सिमम भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसे है, केवल एक पोर्शन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं सी के लिए सेपरेटली। ये कुछ ऐसे है सी पे, बट सी पे एफ सी जो है इंटीजर है तो n3 ले लेते। तो एफ ऑफ सी माइनस एच देखिए n3 से थोड़ा छोटा होगा, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगी, n3 माइनस 1। और सी प्लस एच n3 से थोड़ा बड़ा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n3 ही आ जाएगा, क्योंकि अगर n3 से बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर n3 ही आएगा। और एफ ऑफ सी भी n3 है, मतलब ये है कि एफ ऑफ सी माइनस एच हमारे पास आ गया n3 माइनस 1, बट एफ ऑफ सी प्लस एच हमारे पास आ गया n3। ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हमें सीधे बोलेंगे कि ये जो है नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो गया। और अगर आप डी पे चेक करेंगे तो डी के करस्पॉन्डेंट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए डी के करस्पॉन्डेंट, डी पे वैल्यू नॉन इंटीजर है। नॉन इंटीजर तो किसी इंटीजर में लाई करेगा, सपोज कर लेते हैं कि ये n और n प्लस 1 के बीच में लाई कर रहा है। ये नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू श्योरली किसी न किसी इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा।
तो हमने n और n+1 के बीच में लाई करा दिया। तो एफ ऑफ डी माइनस एच भी n और n+1 के बीच में लाई करेगा, एफ ऑफ डी प्लस एच भी n और n+1 के बीच में लाई करेगा, और एफ ऑफ डी भी तो n और n+1 के बीच में लाई कर रहा है। तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी n ओनली। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? चलिए नाउ नेक्स्ट, ये केस हमने कर लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस। जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो उसको हम उसकी कॉन्टिन्यूटी विदाउट उसको अप्लाई किए हुए सॉल्व करके बता सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बेसिक मेथड तो ऑलरेडी है, बेसिक मेथड से कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ध्यान दीजिए, अगर आप बेसिक मेथड से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम ग्राफिकल वे से सॉल्व कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप 2। टाइप 2 सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? वो ये हो सकता है कि जब आप फंक्शन जो है का पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो फिर कैसे करेंगे? देन आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि यूज बेसिक मेथड, यूज बेसिक मेथड। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ केसेस के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स पावर टी, हमें इस पे एट एक्स इक्वल टू ए पे हमें चेक करना है। तो आप पहला काम तो ये कर लीजिए कि आप एफ ऑफ ए फाइंड कीजिए। एफ ऑफ ए, अगर एफ ऑफ ए इज लेस देन 1 देन इसको gx मान लेता हूं मैं, ये पूरा gx, देन gx विल बी कॉन्टिन्यूअस, और अगर f ऑफ a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1, देन gx विल हैव नॉन रिमूवल डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका रीजन अभी बता दूंगा मैं आपको। और अगर ये इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1, देन सॉल्व इट। मीन्स डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, अब हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते अगर ये इक्वल टू 1 है। मतलब ये है कि अगर पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे अगर आपको चेक करना है तो क्या करेंगे, हम ए को जो है फंक्शन में पुट करेंगे। कौन से फंक्शन? जो कि ब्रैकेट के अंदर है, जो कि पावर के अंदर है। और अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, ए पे पुट करने पे ये 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ये हो गया जब ये 1 से छोटी है तो एफ ऑफ ए माइनस एच भी 1 से छोटा होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच भी 1 से छोटा होगा। और जब सब 1 से छोटे हैं तो ये सब पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सबकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और अगर एफ ऑफ ए की ही वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच सबकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और ये जब बेस 1 से बड़ा होता है, पावर इंफिनिटी की तरफ जाता है, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। तो हम कहेंगे कि नॉन रिमूवेबल, क्योंकि इंफिनिटी के इक्वल नहीं होता है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ, अगर ये 1 है, एफ ऑफ ए 1 है, तो फिर हमें नहीं पता कि एफ ऑफ ए माइनस एच 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन पे। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपसे कोई पूछे लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, छोटा सा क्वेश्चन, साइन एक्स पावर टी, ये फंक्शन है एफ एक्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है पाई बाई 6 पे, पाई बाई 6 पे। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 6 क्या होता है? 1/2 होता है। साइन पाई बाई 6 1/2 होता है।
तो अब पाई/6 के थोड़ा सा इधर जाओ या थोड़ा सा उधर जाओ तो ये वैल्यू थोड़ा सा 1/2 के इधर उधर घूमेगी, बट फाइनली ये वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी रहेगी और पावर इन्फिनिटी की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू सब के सब जीरो हो जाएंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअस, हम सीधे बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा पाई/6 पे। उसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूं कि f(x) इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, चाहिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि पाई/2 पे बताइए, पाई/2 पे ध्यान दीजिएगा, एट x इक्वल टू पाई/2 पे, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि साइन पाई/2 1 है। अब हमें नहीं पता कि पाई/2 के पहले क्या है, पाई/2 के बाद क्या है, मतलब आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। तो अब आपको f ऑफ पाई/2 माइनस h पता करना पड़ेगा। f ऑफ पाई/2 माइनस h अगर आप पता करेंगे, वैसे इसको भी आप ओरल कर सकते हैं, पाई/2 माइनस h अगर आप यहां पुट करेंगे तो साइन पाई/2 माइनस h तो कुछ भी हो, बस साइन पाई/2 1 है, तो साइन पाई/2 माइनस h तो 1 से छोटी होगी, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। उसी टाइप से अगर पाई/2 प्लस h भी पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। साइन 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है और 1 होगा नहीं, क्योंकि साइन पाई/2 1 होता है, पाई/2 माइनस h और पाई/2 प्लस h के लिए ये 1 नहीं होगा, तो ये 1 से छोटी ही रहेगी, तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी पाई/0 हो जाएगा। बट f ऑफ पाई/2 की वैल्यू तो 1 होगी, क्योंकि साइन पाई/2 1 होता है, 1 पावर t, तो वैल्यू 1 होगी। तो ये दोनों जो है इक्वल है, बट इसकी इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? I hope all of you wrote it. तो इसमें टाइप 2 में कुछ ज़्यादा होता नहीं, वैसे फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, नोट कीजिए। इफ f(x) इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ln 2 प्लस x प्लस x पावर 2t साइन x डिवाइडेड बाई 1 plus x power 2t, then discuss continuity at x equal to 1. All of you try it first. पूरा फंक्शन t के अंदर नहीं है, मतलब ये है कि आप ओरल नहीं बता सकते, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। लुक एट हियर, हमें 1 पे चेक करना है, ठीक है भाई। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आपका एग्जैक्ट फॉर्म मैच ना करे, क्योंकि ये वो पूरा फंक्शन t के अंदर थोड़ी है, ये तो कुछ फंक्शन t के बाहर भी है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आएगा, कुछ पार्ट जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रहेगा, कुछ पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा, तो वहां पे आप वो पहला वाला लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड और लिमिट पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो हम पहले 1 पे चेक करना है, तो इसका मतलब पहले हम f ऑफ 1 माइनस h को पता करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ln 3 माइनस h, क्योंकि x रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस h से, प्लस 1 माइनस h पावर 2t साइन 1 माइनस h डिवाइडेड बाई आपका आ गया 1 प्लस 1 माइनस h पावर 2t। अब देखिए 1 माइनस h तो 1 से छोटा होगा, अगर ये 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी तो वैल्यू 0, और ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये दोनों तो 0 हो गए।
तो ये 0 हो गया, ये 0 बचा क्या, ln3 माइनस h बाई 1। एल्स फॉर्म है तो डायरेक्टली h0 पुट करेंगे, ये आ गया ln3। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे ln3 है। राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, f ऑफ 1 प्लस h f ऑफ 1 प्लस h, तो वो हो जाएगा लिमिट t h अप्रोचेस टू 0, लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी। कौन सा लिमिट पहले लिखते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता, ये दोनों इंफॉर्मेशन है सिर्फ। ln 3 प्लस h प्लस 1 प्लस h पावर 2t साइन 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस h पावर 2t। अब ये क्या हो गया, इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस h 1 से ग्रेटर है, पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिफरेंट वेरिएबल से, पावर लिमिट नहीं है ये डिफरेंट वेरिएबल से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो फॉर्म ऑफ लिमिट इज द इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, फॉर्म ऑफ लिमिट इज द इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। कौन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्रिएट कर रहा है, 1 प्लस h पावर 2t, तो उससे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी इनडिटर्मिनेंट बना रहा है उसको हम हमेशा कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो ln 3 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस h पावर 2t प्लस साइन 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस h पावर 2t प्लस 1। अब 1 प्लस h पावर 2t तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये हो गया कि ये टोटल वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि सम फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये भी सम फाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये 0 हो गए, तो मतलब ये एल्स फॉर्म हो गया साइन 1, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन 1। अब आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। सर आपको कैसे पता इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन 1 भी हमें नहीं पता, ln 3 भी नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस तो है। ln 3 का मतलब होता है कि log 3 बेस e की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग, इससे छोटी है, इससे छोटी है। जब बेस पावर से छोटी होती है तो log की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये वैल्यू तो 1 से बड़ी, क्योंकि log e ln e 1 होता है, ये ln 3 है, 3e से बड़ा है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी। और ये कुछ भी हो, हमें क्या मतलब, ये तो 1 से छोटी ही होगी, ये 1 से बड़ी है, ये 1 से छोटी है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब ये बोलेंगे कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कितने लोग का सेम आया है, नहीं ये आंसर नहीं, ये वैल्यू ln 3 एंड साइन 1। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं, सॉल्यूशन समझ में आया है सबको? तो ऐसे जो है पावर इन्फिनिटी वाले बहुत सारे केसेस होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है ये वाला केस कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको बेसिक मेथड मत भूलिए, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहला ln 1 माइनस h वाला तो f ऑफ 1 माइनस h तो इजीली दिखाई देता है, बट ये भी दिखाई देता है अगर आप आंख खोल के देखेंगे तो बहुत अच्छे से दिखाई देगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट केस कौन सा है टाइप, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड स्प्लिट फाइव, इसमें कुछ करना ही नहीं है। स्प्लिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले बात तो ये समझ लीजिए, जब भी कोई फंक्शन टाइप 3 जब भी कोई फंक्शन की एक वैल्यू ना हो, एक से अधिक वैल्यू हो, जैसे कुछ f1x x के लिए a और b के लिए लाइक करता है, ऐसे ही डमी में बना रहा हूं, f2x x b और c के लिए लाइक करे, और f3x x जो है c और d के लिए लाइक करे, और f4x x जो है d और e के बीच में लाइक करे, ऐसे कुछ, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, बट ये एक वैल्यू नहीं हो इसके, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द स्प्लिट फंक्शन। मतलब एक ही फंक्शन, कई सारे फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन जनरेट किया गया। जैसे कहा जाए आपसे कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0 एंड x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया, कहां से कहां तक लिया,
सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ले लिया ऐसे, और उसके बाद से x का ग्राफ ले लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए x का ग्राफ ले लिया ऐसे। ये तो ओवरऑल fx है। बट अगर आप स्प्लिट देखें, ये पोर्शन का इक्वेशन डिफरेंट है, ये पोर्शन डिफरेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इक्वल टू एक्स है। तो ये दो डिफरेंट फंक्शन को कंबाइन करके एक नया फंक्शन जनरेट किया गया है, इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन। आई होप एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये स्प्लिट फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका क्या यूज होता है। स्प्लिट फंक्शन बहुत कॉमन होता है कैलकुलस में, मतलब स्पेशली लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तो ये बहुत ही कॉमन होता है, इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी या नॉन डिफरेंशियबिलिटी नहीं आती है। लेकिन जब हम कंबाइन करते हैं तो हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ जाए, तो फिर वहां पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए स्प्लिट फंक्शन को यूज किया जाता है। यहां पे एक छोटा सा चीज अगर आप माइंड में रखेंगे तो पूरा स्प्लिट फंक्शन हो गया। क्या है वो? इफ ये जो इंटरनल, इसको हम बोलेंगे इंटरनल फंक्शन। इफ f1, f2, f3, f4 so on आर कॉन्टिन्यूअस, मैंने ये मान लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, आर कॉन्टिन्यूअस, देन द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, द पॉसिबल पॉइंट ऑफ discontinuity of fx will be the point where function change its equation, बात समझ में आई कुछ? जब भी कोई फंक्शन स्प्लिट फंक्शन है, उसके जो अंदर जो फंक्शन छोटे छोटे फंक्शन है, अगर वो उनके अंदर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी अगर नहीं है, तो द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज दैट द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंज इट्स इक्वेशन। जैसे इस फंक्शन में द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, मैंने ये नहीं कहा कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, अगर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो श्योरली ये आई एम सॉरी, the possible point of discontinuity will be B, C, D, that's all. A और E पर तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डोमेन है और एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है। तो ये पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वही होगा जहां पे फंक्शन अपना इक्वेशन चेंज करेगा। भाई साफ सी बात है, आप दो कर्व को जोड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपके जोड़ने में गलती हो जाए, तो वहीं पे तो डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलप होगी। तो जो भी डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलप होती है वो हमेशा जो है द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंज इट्स इक्वेशन। ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको अप्लाई करते हैं। I hope all of you wrote it. If you didn't write, please take a snapshot. जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि fx इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर इफ x लाई बिटवीन -1 to 0 एंड sin x if x लाई बिटवीन 0 to π/2 0 to π/2 and cos x if x greater than equal to π/2, ऐसे कुछ। आपसे ये बोला जा रहा है कि डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। कोई पॉइंट नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि आप इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत छोटा है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है, बट अभी कीजिए मत। देखिए यहां पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। पहली बात तो इसमें जो इंटरनल फंक्शन यूज है, क्या वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वो कैसे पता करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? फॉलोइंग
फॉलोइंग फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कौन कौन? ऑल पॉलिनोमियल। कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं तो आप उसे बोलेंगे कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा, जितने हमारे साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, कॉट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2 ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं और इनवर्स में 4 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब रिवर्स। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में 2 कॉन्टिन्यूअस 4 डिसकॉन्टिन्यूअस और उसके इनवर्स में 4 कॉन्टिन्यूअस 2 डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसे आप दिमाग में रखिएगा। थर्ड, जितने भी आपके पावर फंक्शन होते हैं या फिर लॉग होता है, ये सारे आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिले या फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये मिले या फिर इन दोनों में ये मिले, ये कॉमनली है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं बट वो कॉमनली यूज नहीं होते, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। तो अब हम पहले इंटरनल में चलते हैं। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब ये अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स भी अपने आप में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मतलब अगर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो सिर्फ ये जोड़ने में जो डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलप हुई होगी उसी की वजह से होगा। इसके अपने फंक्शन में कोई ऐब नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी तब हुई होगी कि जब हमने 2 फंक्शन को जोड़ा होगा। तो वो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हुए? x इक्वल टू 0 एंड π/2, क्योंकि ये 0 पे चेंज कर रहा है इक्वेशन और π/2। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट है, मैं ये कर रहा हूं पॉसिबल। हमें चेक 0 पे करना है और π/2 करना है। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। 0 पे चेक करना है और π/2 पे। ठीक है सर, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हाँ, एक तो बेसिक है, आप f(0 - h) की लिखिए f(0), लेकिन उसको लिखने से पहले हमें 0 के पहले की वैल्यू देखनी है। तो 0 के जस्ट पहले वैल्यू देखिए, 0 पुट करेंगे यहां पे। भाई 0 के जस्ट पहले वैल्यू मतलब x 0 ही है, 0 पुट करिए, 0 आ गया। मतलब 0 के जस्ट पहले वैल्यू 0 है। 0 के जस्ट बाद वैल्यू फिर 0 पुट कीजिए यहां पे, क्योंकि 0 के जस्ट बाद ये वाला फंक्शन डिफाइन है ना, तो ये 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? 0 के पहले भी 0, 0 के बाद भी 0 और 0 पे तो 0 है ही है। मतलब ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 पे। फिर अब कौन सा पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है? π/2। π/2 के पहले कौन सी वैल्यू है? 1। π/2 के पहले क्या है? 1। अरे π/2 पुट कर दो ना। समझ में आ रही बात? अगर पुट करने पे इनडिटरमिनेट आए तब लिमिट यूज करो, अननेसेसरी काहे को टाइम वेस्ट करना। π/2 के पहले π/2 पुट किया, हमने वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, π/2 के बाद वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि π/2 यहां पुट करेंगे अब हम π/2 के बाद की वैल्यू पता करने के लिए। तो ये वैल्यू 0 आ गई। ओहो, π/2 के पहले तो 0 है, π/2 के बाद तो 1 है, इसका मतलब ये नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है। मतलब ये फंक्शन f इज हैविंग नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी at x equal to π/2, rest all other point is continuous point. Rest all other points is continuous. ये एक क्वेश्चन में मैंने पूरी की पूरी जो है स्प्लिट फंक्शन पढ़ा दिया है आपको। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट ध्यान से सोचिए, टाइम लीजिए और फिर पूछिए अगर कुछ डाउट है तो। सारे पॉइंट्स को एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए और ध्यान से देख लीजिए मैंने जो जो बोला है वो समझ में आया कि नहीं। देखिए, ग्राफ से तो बहुत आसान रहेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे। वो तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। वैसे ग्राफ से करें तो बहुत आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसे होता है, ये रहा, और साइन एक्स का आपका ये रहा। 0 to π/2 में बनाना है, 0 to π/2 में ऐसे बन जाएगा। और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ होता है और उसके बाद से फिर यूं ऐसे होता जाएगा। आगे की कहानी ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि π/2 ये हो गया, ये ओपन हो गया और ऐसे आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऑफ कोर्स ग्राफ से करेंगे, बट समझने की बात है, कैसे समझाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं।
सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन आता है, राइट इट, एफ एक्स इक्वल टू JEE 93 का क्वेश्चन है, 1 प्लस, अब कुछ लोग JEE का नाम सुनते ही पेन रख दिए नीचे कि छोड़ो यार काहे को, अरे JEE का मतलब ये थोड़ी है कि क्वेश्चन टफ होगा। -π/6 to 0 और ये b इफ x इक्वल टू 0 और ये e⁻tan 2x by tan 3x if x lie between 0 to π/6। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड a एंड b इफ f इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ट्राई करेंगे। आई विल गिव 1 minute टाइम इफ यू कैन गिव मी आंसर। 1 मिनट टाइम दूंगा बस। One minute is going to over. Okay. Look at here. पहली बात तो ये है कि ये सारे अंदर जो फंक्शन है ये सब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। b तो कांस्टेंट है, ये e पावर है, e पावर कांस्टेंट होगा, और ये 1 प्लस मॉड साइन एक्स इन्वॉल्व है, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, तभी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जब ये 0 होगा। ये 0 होगा नहीं इस इंटरवल में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस, इंटरनल कॉन्टिन्यूअस है, बट ये फंक्शन भी पूरा कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो टर्निंग पॉइंट पे जो यहां पे फंक्शन चेंज कर रहा है इक्वेशन, उस पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मींस एट x इक्वल टू 0 f मस्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब ये बात हुई कि f of 0 minus h must be equal to f of 0 plus h, must be equal to f of 0। हम इन तीनों की वैल्यू पता करेंगे और यहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में आंसर आ जाएगा। f of 0 minus h की वैल्यू पता करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। f of 0 minus h यहां से डिफाइन होगा तो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन माइनस h, साइन ऑफ माइनस h, साइन ऑफ माइनस h विल बी व्हाट, माइनस साइन h, बट मॉड है तो इसलिए साइन h ही लिख देता हूं सीधे, टू द पावर a बाई साइन h। ध्यान दीजिए 1 प्लस 0 पावर 1 a बाई 0, तो बेस 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, पावर इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये एफ एक्स पावर जी एक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर बेस -1, लिमिट याद होना चाहिए, बेस -1 मतलब साइन एच इंटू पावर a बाई साइन एच, मतलब a हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस h की वैल्यू देखिए क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 e पावर tan 2h बाई tan 3h, क्योंकि 0 से बड़े के लिए ये डिफाइन है। tan 2h को हम 2h लिखेंगे, tan 3h को 3h लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन से, h बाय बाय, तो e पावर 2/3 हो गया। कितना सिंपल। तो इसका मतलब ये, और f0 की वैल्यू तो b है ही है, तो f of 0 माइनस h की वैल्यू a आई और इसकी वैल्यू e पावर 2/3 आई, ये b हो गया।
तो फाइनली आंसर a इक्वल टू 2/3 हो गया एंड b इक्वल टू e पावर 2/3। फिनिश, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। अरे समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर एग्जैक्टली सेम? ओके, ये हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको पूरा सॉल्व करना है, वो मैं आज होमवर्क दूंगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस के, मतलब जिसमें आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता करनी रहेगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊं कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जितने क्वेश्चन मैं दूंगा 10-15 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना है बिना फेल। ठीक है, तब एक बार आप कर लेंगे फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये पूरा नहीं हुआ, स्प्लिट फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो भी आज क्वेश्चन दूंगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, तो तब जाकर के उसे पूरा होगा। टाइप 4 मेंशन कर लीजिए फट से, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड कंपोजिट फंक्शन। पहले हम लोग आज सीखेंगे केवल फाइंडिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी भी फंक्शन को कभी कभी सीधे फंक्शन देंगे आपसे और आपसे पूछेंगे कि वो पॉइंट बताइए जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एक तो यह है कि भैया ग्राफ बनाओ, जो कि बहुत मुश्किल है, हर जगह बना नहीं सकते, तो कैसे हम पता करें? तो उसी लिए मैंने ये प्रोसीजर में पढ़ाया आपको। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो आपको पता है कैसे चेक करना होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बताओ ये कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। अगर एक वैल्यू ले लेता हूं, सपोज कर लीजिए मैंने कहा कि -1 और 2 के बीच में आप बताइए कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है। तो -1 और 2 के बीच में, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 4 के बीच में लाई करेगी। 0 के इक्वल भी हो सकता है। कुछ लोगों को तो ये समझ भी नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया। समझ में आया? x अगर -1 और 2 के बीच में लाई करता है तो एक्स स्क्वायर 0 और 4 के बीच में लाई करेगा। नहीं समझ में आया होगा? नहीं, मैं जानता हूं कष्ट। अगर x -1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो मुझे ये लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए। ये पहला वाला करेक्ट है, दूसरा बहुत छोटी सी चीज पूछा हूं भाई। फर्स्ट वन इज करेक्ट और सेकेंड वन? सेकेंड। याद रखिएगा, जब भी x a और b के बीच में लाई करता है तो एक्स स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर के बीच में लाई करेगा, तब जब दोनों ही पॉजिटिव हो। मतलब स्क्वायरिंग तभी आप कर सकते हैं जब a और b पॉजिटिव है। बाई चांस अगर एक ये निगेटिव है तो उसको हटा दीजिए और वहां पे 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए 0 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर 0 और 4 के बीच में लाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 0 और 4 के बीच में लाई करेगा तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा? जहां पे ये इंटीजर होगा। ठीक है कि नहीं? अब इंटीजर कहां कहां हो सकता है सोचिए। जब एक्स स्क्वायर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, क्योंकि 4 तो ले नहीं सकता मैं। मतलब पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज द 0 एंड +-1। -1 तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 को हटा दीजिए। 1 एंड √2 एंड √3, ये पॉइंट। बट 0 तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है उसका ग्राफ बताता है कि 0 मिनिमा पॉइंट है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट? 1 √2 √3, 3 पॉइंट्स। कुछ जल्दी तेज से पढ़ा दिया मैंने, समझ में आया आपको ये चीजें? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है या फिर लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला आता है तो वो सारे केसेस हम लोग जो है वो जो मैंने आपको पढ़ाया उसके बेस पे बता सकते हैं। टाइप 4, इसमें
और कौन से सिचुएशन होंगे अगर वो दोनों केस ना हो तो, जो मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, स्प्लिट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये तीनों चीज का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब बचता एक केस है कि अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो, मतलब सिंपली एक फंक्शन हो, तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी is equal to the point where domain is broken. That's all. Finish. अगर greatest integer केस नहीं है, अगर लिमिट टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एक्स पावर टी केस नहीं है, स्प्लिट फंक्शन नहीं है, तो फिर ये रूल फटाफट काम करेगा। ये लेकिन ये रूल ग्रेटेस्ट इंटीजर में काम नहीं करेगा, उसके लिए मैंने अलग से पढ़ाया आपको। ये रूल स्प्लिट फंक्शन में काम नहीं करेगा, उसके लिए अलग से मैंने बता दिया। द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्प्लिट फंक्शन इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन ब्रेक चेंज इट्स इक्वेशन। ये कहाँ काम करेगा? जहां पे ये तीनों केस ना हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि इसका डोमेन वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, तो इसका डोमेन पता कर लो। अरे 1/p फॉर्म, p नॉट इक्वल टू 0, तो डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। अब डोमेन में याद नहीं दिलाऊंगा, वो सब पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में। ये डोमेन कहां पे ब्रेक हो रहा है? 0 पे ब्रेक हो रहा है, मतलब द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस विल बी 0। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो ये बता दीजिए कितने पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ये डिसकंटिन्यूअस है। इफ यू कैन आंसर, यू अंडरस्टूड। नंबर ऑफ पॉइंट्स आई एम आस्किंग। मुझे ये भी नहीं चाहिए कौन कौन पॉइंट, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये बता दीजिए कहां कहां कितने पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस? When Ajit Dubey will ask question, please use brain. Question will look easy, but it will be dangerous. लोग सोते सोते आंसर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे तो गड़बड़ हो गया। चलिए इसका हम डोमेन पता करते हैं। 1/√p फॉर्म है तो p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 4 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ओनली। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है, कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव पॉजिटिव बनाइएगा, वो सब कीजिएगा, मैं नहीं करने आ रहा हूं। -2 to 2 होगा। क्या डोमेन कहीं ब्रेक है? क्या डोमेन कहीं ब्रेक है? कहीं भी ब्रेक नहीं है भाई, ये कहीं भी ब्रेक नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तुम लोग को समझ में नहीं आया कुछ भी? अरे हैव यू अंडरस्टैंड? भाई इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो इसका तो हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन पता किया तो अरे डोमेन कहीं ब्रेक ही नहीं है, -2 से लेकर के 2 तक जा रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं अरे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पता नहीं कहां से ये कंसेप्ट आया है दिमाग में कि इसको 0 देख लेते हैं, कब 0 होगा वही डिसकंटिन्यूटी होगा। अरे काहे को देखेंगे 0 कब होगा? ये 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डोमेन ही -2 to 2 है। -2 और 2 इंक्लूडेड ही नहीं है, ये तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ note down this, and now time is not there. I think I will give you homework quickly. Take a snapshot. I'm changing the page, please. Everybody start taking the snapshot, because I will change immediately page. Take the snapshot. क्वेश्चन नंबर, आई जस्ट वांटेड टू नो द आंसर। आंसर आपको भेजना है मुझे। क्वेश्चन नंबर रिमेन सेम, क्वेश्चन नंबर चेंज मत कीजिएगा। नेक्स्ट,
फिर से स्नैपशॉट लीजिए। क्वेश्चन का अगर आंसर सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला तो क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में, ये चीज याद रखिएगा। जिसको भी पढ़ना है मन से पढ़ना है, अदरवाइज नहीं पढ़ना है। बीच वाला रास्ता नहीं चलेगा इधर। एक मिनट। नेक्स्ट स्नैपशॉट। टेकन। एंड द लास्ट, ये स्नैपशॉट। टोटल्स up to 17, क्वेश्चन नंबर 8 to 17 इज देयर, टोटल 9-10 क्वेश्चन इज देयर। ये आंसर्स मुझे मिल जाने चाहिए आज रात तक, किसी भी हालत में ग्रुप के अंदर आने चाहिए आपके आंसर विद द नेम। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।